Good evening everyone, my dear students. Today we are at online platform just because of pandemic situation. As we know that the COVID is going on, that is why we are here for online classes. From today, the online classes will be held on the YouTube or the Google Meet or Zoom app. And in a week, 2 times the classes will be held on live classes. Otherwise, all the classes will go weekly recorded classes. Actually, firstly, I want to tell you that I have not completely finished your last chapter, the electrochemistry. It will finish in the live session from Monday onward and Thursday. After then, I will complete that chapter. But on recorded session, I will start this chemical kinetics, the chapter number 4. It is very important chapter, and you have to understand all the things and all the points of this chapter. सबसे पहले come to the language, that is our mother tongue, Hindi. Actually, almost students are not able to understand English because some students are belong to rural area. So let's continue our lecture and Hindi. तो फर्स्ट में हमें समझना पड़ेगा कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है और केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है. एक्चुअली आपने समझा नहीं है केमिकल काइनेटिक्स से कहीं ना कहीं आप हाई क्लासेस में जाएंगे तो एक आपको केमिकल काइनेटिक्स से केमिस्ट्री की ब्रांच है, नॉट एग्जैक्टली केमिस्ट्री की, बट हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, दैट विल बी बेटर. फिजिकल केमिस्ट्री की कैसी ब्रांच है जो कुछ चीजों से डील करती है, वो चीजें क्या है हम आपको समझाते हैं. द ब्रांच of physical chemistry, rate of reaction and factors which are affecting rate of reaction. Factors First, the branch of physical chemistry which deals with all the 3 points, the rate of chemical reaction. The rate of chemical reaction से डील करता है और जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को उनसे डील करता है और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा. अच्छा, कहीं ना कहीं आप पहला टॉपिक अगर हम समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे. अभी हम फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक पॉइंट इसका डील करेंगे. तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. सपोज दैट आपके पास ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो फैक्टर्स हमें समझने पड़ेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स हैं. आपने जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे लाइक टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, अगर टेम्परेचर की, अगर जब हम टेम्परेचर पे बात करेंगे तो आपको एक नया टॉपिक पढ़ने में मिलेगा कि क्या टॉपिक है, अरहेनियस इक्वेशन. क्या मिलेगा? अरहेनियस इक्वेशन. अरहेनियस इक्वेशन. और अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, जब हम बात करेंगे तब आपको एक टॉपिक मिलेगा, पूरा टॉपिक मिलेगा जिसमें आप पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप कौन कौन से ऑर्डर पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, nth order reaction,
तो कहीं ना कहीं हमने अभी इतना समझा है कि एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स है क्या। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन और उन फैक्टर्स को डील करेगा जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे होंगे, और आपका जो मैकेनिज्म होगा कि केमिकल रिएक्शन जो भी आपके रिएक्शंस हो रहे हैं वो किस मैकेनिज्म से हो रहे हैं उन्हें पढ़ेंगे। अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो जनरली दो फैक्टर्स मेनली आपको पढ़ने को मिलेंगे, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन लेवल। तो कहीं ना कहीं आपका चैप्टर कंसंट्रेशन की घूमेगा, तो कंसंट्रेशन की बात हम बाद में करेंगे, बट जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन आपको मिलेगा जिसके थ्रू आप टेम्परेचर जो भी अफेक्शन देगा आपके रिएक्टर को वो आपको देखने को मिलेगा। देन वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक द कंसंट्रेशन। इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी चीज, द ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस टाइप के होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, देन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और आपको nth ऑर्डर रिएक्शन एंड द 0th ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, दैट इज रेट लॉ। रेट लॉ आपको पढ़ना है। अगर हम बात करेंगे रेट लॉ, फिर आपको पढ़नी है मॉलिक्यूलरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलरिटी आपकी कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेल्प करती है मॉलिक्यूलरिटी। और आप पढ़ेंगे लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और कंप्लीटली आप इतना चैप्टर, इन सभी टॉपिक्स को हम बड़ा डेप्थ में और डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे। आज जो मैं कवर करने जा रहा हूं वो आपका ऑलरेडी टॉपिक होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इतनी बात हमने जरा सी बात को समझा कि व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स अगर आपसे कोई पूछता है तो ऐसी ब्रांच जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन को डील करती है। अभी हम बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। Now we are here with a new topic, the rate of reaction और RO। अगर आप बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, अगर हम सपोज एक कंप्लीट करें, यहाँ पे समझने की कोशिश करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली आपने देखा होगा कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, मतलब जो उसका रिएक्टेंट था उसमें क्या चेंज आ रहा है और जो उसका प्रोडक्ट था उसमें क्या चेंज आ रहा है। सपोज मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल समझाना चाहूंगा। आपके पास दो बीकर थे, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने एक यहाँ पे पाइप लगा रखा है और ये साइड मैंने माना कि ये रिएक्टेंट साइड है और ये हमारी प्रोडक्ट साइड है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिल्क का ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। आप मिल्क का ट्रांसफर कर रहे हैं बीकर से। अब ये साइड प्रोडक्ट की और यहाँ पे फुल ऑफ मिल्क फिल था, कंप्लीटली मिल्क यहाँ पे भरा हुआ, और यहाँ पर आपने दूसरे बीकर में जब इसका ट्रांसफर किया तो ये क्या बन के निकल रही है, टी बन के निकल रही है। अब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जब टी का ट्रांसफर इस चेंबर में वो टी बन रही है इस चेंबर के अंदर, जब इस बीकर में आ रही होगी तो टी पहले टी का लेवल यहाँ तक आया होगा, धीरे धीरे टी का जो लेवल होगा कंसंट्रेशन वो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें बढ़ा होगा, और जो मिल्क का कंसंट्रेशन था वो उसमें क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ ही ये चेंज होगा, किसके साथ साथ चेंज होगा, समय के साथ साथ ही आपको चेंज होगा। अगर टाइम चेंज हो रहा है तो उसके साथ जो रिएक्टेंट साइड में और जो प्रोडक्ट साइड में चेंज हो रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं कि रेट ऑफ लिखेंगे कैसे, रेट विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपसे कोई पूछता है रेट को आप डिफाइन करिए तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration upon change in time। This is the definition, change in concentration upon change in time। अगर मैं ऑर्डरली लिखना चाहूं तो इसे रिएक्टेंट साइड के रेट को मैं कैसे लिखूंगा, कि रेट में अगर आपसे कोई पूछता है कि रिएक्टेंट साइड के रेट को चेंज को आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। अगर आपको पता होगा कि चेंज को हम डिनोशन करते हैं डेल्टा और रिएक्टेंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, बट यहां पर माइनस का साइन लगाते हैं। रीजन क्या है आपको मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आप जब लिखेंगे तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T, दिस इज वेरी सिंपल। आप देखने की कोशिश करिए, रेट को जो डिनोशन किया गया वो नेगेटिव डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, दैट इज R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1।
समझने की कोशिश करिए। देखिए आर, मैं R1 की बात करता हूँ, इनिशियल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल स्टेट ये कंप्लीटली फुल था, मान लीजिए 10 मोल्स इसके अंदर मॉलिक्यूल थे, कितने थे 10 मोल्स। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट में चेंज आ रहा है, धीरे धीरे इसका जो ऑर्डर होगा, जो मतलब उसका कंसंट्रेशन लेवल होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, वो क्या होगा डिसअपियर हो रहा है, धीरे धीरे डिसअपियरेंस की वजह से R1 आपका जो था वो डिक्रीज हो गया, और R2 क्या होगा, धीरे धीरे R2 की जो स्टेज होगी वो हमेशा घट के आएगी, R1 होगा इनिशियल और R2 होगा फाइनल, तो R2 R1 से छोटा होगा, यहां पर आप ये चीज लिख सकते हैं, R2 इज स्मॉलर देन, ये आपकी फाइनल स्टेट है, फाइनल कंसंट्रेशन है, और ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, रेट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, रेट हमेशा कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ऑलवेज भी पॉजिटिव, इसी वजह से आप एक माइनस का साइन बाहर यूज करते हैं, क्योंकि आपका R1 बड़ा है, R1 डेफिनेटली बड़ा, तो आंसर किस में आना है, नेगेटिव में आंसर आना था, अंदर आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट हमेशा रिएक्टेंट की ज्यादा होती है कंपेयर टू फाइनल स्टेट, तो यहाँ पर क्या होगा, R1 आपका ग्रेटर है, तो आंसर माइनस का, अंदर ब्रैकेट के अंदर किसका साइन आएगा, माइनस का, बट रेट पॉजिटिव हमेशा आना होता है, इसीलिए आप माइनस का साइन बाहर लगाते हैं, जिससे रेट आपका। अब आपसे कोई पूछता है रेट ऑफ प्रोडक्ट आप कैसे डिनोशन करेंगे, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट समझ लीजिए, तो डेल्टा पी और पॉजिटिव डेल्टा पी, क्या लिखते हैं, पॉजिटिव डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर समझ लीजिए, यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर सेम चीज P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, P2 इज ग्रेटर देन P1, समझने की कोशिश करिए। देखिए अब प्रोडक्ट का P2 मतलब इनिशियल स्टेट की हम पहले बात करते हैं, तो इनिशियल स्टेट तो बहुत कम थी, धीरे धीरे कम स्टेट थी, फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होगा, आपका बढ़ना स्टार्ट हुआ, फाइनल जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो चेंज इन प्रोडक्ट with respect to change in time, that is rate with product. You can take a screenshot. अब हम स्टार्ट करेंगे कि टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रेट होते हैं, तो टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहला जो टाइप होता है वो बेटा होता है एवरेज रेट, क्या होता है, एवरेज रेट, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट, क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। शॉर्ट में अब दोनों का मतलब आपको समझना होगा, एक्चुअली जो एवरेज रेट होता है उसका डिनोशन हम डेल्टा से करते हैं, कैसे करते हैं, डेल्टा से, और जो आपका डिफरेंशियल मतलब इंस्टेंटेनियस और पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जो होता है बहुत छोटे से समय के लिए जो होता है उसे हम डी से डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन में आपने देखा भी होगा, डी इज डिनोटिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल पर्टिकुलर वैल्यूज को डिनोट करता है। अगर सपोज है आपके पास एक रिएक्शन है दैट इज RS, दैट मींस the product R is forming, sorry, the reactant R is forming product P, इसका मतलब ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपको दिख रहा है कि R is forming P। अगर मैं इसका बोलूं कि आप कंप्लीट रिएक्शन इसका लिख के दिखाइए, then how would you write it, very slowly, अगर आप मैं एवरेज वाला बोलूंगा तो आप एवरेज कैसे लिख के दिखाएंगे और आप इंस्टेंटेनियस कैसे लिख के दिखाएंगे। पहली चीज एक समझ लीजिए बहुत ध्यान से कि R के ये जो R और P है वो अपनी बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए, अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसमें आप उसकी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे, तो बैलेंस कैसे करेंगे ये हमें देखना है। सपोज दैट ये 2R था, इसने 3P का फॉर्मेशन किया, तो ये आपको कोफिशिएंट वैल्यूज दिख रही है, क्या दिख रही है, कोफिशिएंट। अगर आपसे कोई पूछे कि राइट द एवरेज रेट फॉर दिस रिएक्शन, देन हाउ कुड यू राइट इट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी इजी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका, यहां पर आप क्या करेंगे, सेम वे में आपको बता चुका हूं, वही तरीका है, माइनस डेल्टा R
minus delta R upon delta T. The change in reactant change बराबर equal to delta P upon delta. But the thing is that we are having some coefficient, the 2 and 3. On reactant side it is 2 and on the product side it is 3. तो क्या करना पड़ेगा? The reactant by reactant coefficient and the product by product coefficient. तो 2 तो सिंपल सी बात है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आपको जो भी आरओआर निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, उसमें आप क्या करेंगे? सिंपल रिएक्शन का इक्वेशन लेके आप कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। रिएक्टेंट साइड को आप रिएक्टेंट कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, प्रोडक्ट साइड को आप प्रोडक्ट के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंस्टेंटेनियस रेट इसी रिएक्शन का निकाल के दिखाइए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डेल्टा की जगह क्या लिखना है? डी लिखना है और आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस टी विद इन ब्रैकेट पी अपॉन डी टी। अब सेम चीज आपको फिर करनी है, आपको कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? 2 एंड 3। तो आप इस तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट लिख सकते हैं और दूसरी तरीके से आप एवरेज रेट किसी भी रिएक्शन का लिख सकते हैं।